हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो मेरा नाम प्रणय मेश्राम है और आज हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं। ये लेक्चर ना सिर्फ आपको पॉलिटी में मदद करेगा, पर आपका जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, उसमें भी आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो इस लेक्चर को आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है। अब सबसे पहले जो हम एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले ना मैं आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड बताता हूँ क्या होता है। 1759 में क्या होता है सबको पता होगा, क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी। और उसके बाद क्या होता है 1764 में? बैटल ऑफ बक्सर आता है। अब इन बैटल्स में बेसिकली क्या होता है, जो बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी को दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा मिलती है। दीवानी बोले तो क्या है, बेसिकली जो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट होता है, ठीक है, वो मिलती है। किसको मिलती है? कंपनी को मिलता है। ठीक है। अब ये जो आपको रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट मिला, तो इससे क्या होगा, कंपनी के फाइनेंसेस ज्यादा बढ़ गए, जिससे कि कंपनी और ज्यादा पावरफुल बन गई। इसके अलावा जो नवाब थे बंगाल के, उनके पास एक निजामत फंक्शन भी था। निजामत यानी क्या होता है? निजामत वो फंक्शन था जिसमें जो है जो नवाब ऑफ बंगाल थे, वो कंट्रोल कर पा रहे थे मिलिट्री, पुलिस, इसके अलावा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, उसके थ्रू उसको भी वो कंट्रोल कर पाते थे, ये निजामत फंक्शन के थ्रू। पर क्या होता है, जो कंपनी थी, कहीं ना कहीं अपना एक डेप्यूटी सूबेदार जो है, जिसको हम नायब निजाम बोलते हैं, उसको अपॉइंट करती है और उसके हाथ में निजामत फंक्शन दे देती है। तो इसका मतलब क्या है, निजामत फंक्शन भी कहीं ना कहीं कंपनी के हाथ में चला गया। तो जो नवाब ऑफ बंगाल है, अब इसके हाथ में कोई रियल पावर रहा क्या? नहीं। भले ही इसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन करना है, पर इसके हाथ में क्या एक्चुअल कोई पावर बचा? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने एक डुअल गवर्नेंस सिस्टम लेके आया था, और इसी को बोलते हैं, यानी जिसको जो मैंने बताया ना आपको कि दीवानी राइट, और इसके अलावा जो निजामत फंक्शन कैसे, जो डेप्यूटी सूबेदार को भी कंपनी अपॉइंट कर रही थी, तो ये दोनों फंक्शन किसके पास? कंपनी के पास चले गए। इससे क्या होगा, एक किस्म से डुअल गवर्नेंस की स्थापना होती है। तो अब ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही थी। उनको लगा कि नहीं, ये एक इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है और कहीं ना कहीं कंपनी को रेगुलेट करने की जरूरत है। इसलिए वो लेके आते हैं एक रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं कि क्या होता था। रॉबर्ट क्लाइव बोलिए या फिर कंपनी के जो अदर ऑफिशियल्स थे, वो भी क्या कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड बहुत ज्यादा कर रहे थे। कंपनी में बहुत ज्यादा करप्शन आ चुका था। ठीक है। और जिसके वजह से जो कंपनी को जितना प्रॉफिट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो सारा प्रॉफिट जो है उसके जो जो वर्कर्स थे वही एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका बहुत उतना ज्यादा उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। अब ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने सोचा कि नहीं, कंपनी को कंट्रोल करने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है। और इसलिए आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब बेसिकली क्यों आता है? टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, जो वॉरेन हेस्टिंग थे, जो कि थे गवर्नर ऑफ बंगाल, उनको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। अब ये जो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कई बार प्रीलिम्स में कि कौन था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। ये बनते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके अलावा क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है 4 मेंबर की। अब ये क्या करेगी, ये गवर्नर जनरल को डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होंगे जिनको लेना है। तो ऐसा ना हो कि गवर्नर जनरल जो है बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल बन जाए। तो इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 लोगों की, जो कि असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल को, और जो मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता था। ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक बंदे की चलेगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 लोग रहेंगे और मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। अब इसके अलावा जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गवर्नर ऑफ बंगाल के। किस मैटर में? इन वॉर एंड पीस। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप बेसिकली क्या देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसके पास ज्यादा पावर जा रहे हैं एज कंपेयर टू गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, उसको सबॉर्डिनेट बना दिया गवर्नर ऑफ बंगाल के इन मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट की भी एस्टेब्लिशमेंट होती है। कौन सी सुप्रीम कोर्ट? एट कलकत्ता 1774 में। अब इस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में है, तो अब इसमें जो है ये बोला गया कि एक चीफ जस्टिस होगा और इसके अलावा 3 जजेस होंगे, जो कि असिस्ट करेंगे चीफ जस्टिस को। ठीक है। पर इसका आपको ज्यूरिसडिक्शन देखना है, आज के आप सुप्रीम कोर्ट से इसको कंपेयर मत करो।
उसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे होगा? कलकत्ता वाले रीजन पे ही होगा उस सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उसको बोल दिया गया कि उनका अब टर्म सिर्फ 4 साल का रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी के डायरेक्टर है वो 10-10, 20-20 साल तक रूल करेंगे, नहीं, वो कंपनी को चलाएंगे, नहीं। अब डायरेक्टर का टेन्योर सिर्फ आपने कर दिया 4 साल। ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उनको सीधा सीधा बोल दिया गया कि आप कोई भी गिफ्ट्स नहीं लोगे किसी भी लोकल राजा से। ठीक है। और आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा करप्शन में इंडल्ज हो रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे। ठीक है। अब इसका एक इंपॉर्टेंस क्या होता है इस एक्ट का, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, कहीं ना कहीं एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल की शुरुआत होती है कंपनी पे इन इंडिया। ठीक है। अब इसके बाद एक सेकंड एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बेसिकली एक अमेंडमेंट एक्ट ही था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। अब इसमें क्या होता है, देखो, जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थी, उस पर से जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन था वो हटा दिया गया। इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं पहले ऐसा ऐसा माना गया था कि नहीं, गवर्नर जनरल जो भी एक्ट करेगा या फिर उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी एक्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट नजर रखेगी कि क्या गवर्नर जनरल अपने पावर को जो दिया, जो गवर्नर जनरल को पावर दे रखा है, क्या वो उसको बहुत ज्यादा एक्सीड तो नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन डाल दिया गया। पर ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसने बोला कि नहीं, जो गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा ऑफिशियल एक्ट्स पे। पर्सनल एक्ट के लिए ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है, पर ऑफिशियल एक्ट के लिए कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ कलकत्ता पे ही लिमिटेड रहा। ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया पे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन था। कहां पे था? सिर्फ कलकत्ता पे। इसके अलावा जो जो भी हिंदूस थे और मुस्लिम्स थे, अब उनको गवर्न भी करना है, तो आपने क्या किए, अलग अलग कोर्ट एस्टेब्लिश किए। तो पर आप हिंदू और मुस्लिम को कैसे ट्राई करोगे? कौन से लॉ लॉ के थ्रू आप उनको ट्रायल करोगे? तो इसलिए ये बोला गया कि जो भी हिंदूज और मुस्लिम है, उनको उनके पर्सनल मैटर पे उनके पर्सनल लॉ से ही रेगुलेट किया जाएगा। पर्सनल लॉज यानी क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैरिज, डाइवोर्स, जो भी आपका जो ऐसी पर्सनल, जैसे सक्सेशन हो गया, ठीक है, एडॉप्शन हो गया, मेंटेनेंस, जो सारी चीजें जो जो पर्सनल एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है, तो पर्सनल लॉ से गवर्न की जाएगी ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। इसके अलावा जो भी रेवेन्यू मैटर थे, उसको सुप्रीम कोर्ट से ज्यूरिसडिक्शन से हटा दिया है। इसका मतलब क्या है? जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, अब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेगी उसको कि नहीं, आपने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया था आपने गलत किया था, या कुछ ऐसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन को रेवेन्यू मैटर से हटा दिया गया। इसके अलावा इससे बेसिकली हमने क्या करने की कोशिश की? हमने कहीं ना कहीं एक सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश की, ताकि जो लेजिस्लेटिव का पावर है, एग्जीक्यूटिव का पावर है, जो जुडिशरी पावर, जो अब हम आज देखते हैं ना कि तीनों ऑर्गन का पावर सेपरेट है, कौन सा आर्टिकल है उसके लिए? आर्टिकल 50। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आपको आगे भी पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमने ये जो कॉन्फ्लिक्ट था डिवीजन ऑफ पावर को, उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। तो इसने बेसिकली क्या किया, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट के जो डिफेक्ट थे उसको मिनिमाइज करने का काम किया, कम करने का काम किया। ठीक है। अब इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? देखो बेसिकली क्या था, इस पिट इंडिया एक्ट ने क्या किया, एक ड्यूअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की। इसका मतलब क्या था? देखो, कंपनी के जो कमर्शियल अफेयर्स थे कि ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये जो उनका जो ट्रेड देखने वाली जो बॉडी थी, उसको बोल दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसका काम है सिर्फ वो ट्रेड को देखेगी। इसके अलावा जो भी सिविल मैटर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, मिलिट्री मैटर्स है, उसको कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। ठीक है। जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आएगा। तो ये इस हिसाब से हमने डुअल गवर्नमेंट की स्थापना कौन से एक्ट से होती है? याद रखना, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि डुअल गवर्नमेंट की स्थापना किस एक्ट से होती है? कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा कमर्शियल फंक्शन, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा मिलिट्री, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ये सारे देखेगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल सिविल मिलिट्री, कंपनी के कमर्शियल फंक्शन। अब इसके अलावा क्या है, देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इस एक्ट से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन पे और कंट्रोल बढ़ गया, क्योंकि आपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल ला दिया, और कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का बढ़ गया। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट्स।
अब चार्टर एक्ट कितने थे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस आपको अगर सपोज कभी कोई पूछ लेता है इंटरव्यू में कि बताइए कितने चार्टर एक्ट थे, तो आपको कभी ना कभी पता होना चाहिए कि 3 थे, 4 थे, कितने एक्ट थे चार्टर एक्ट। तो अब हम शुरू करते हैं चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अब इसमें क्या होता है, जो कंपनी का रूल था उसको और 20 साल से एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, अब आप देखोगे जितने भी चार्टर एक्ट आएंगे वो कंपनी के रूल को एक्सटेंड करते रहेंगे। ठीक है, कितने पीरियड के लिए या फिर इंडेफिनेट पीरियड के लिए वो हम आगे देखते रहेंगे। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने क्या किया, कंपनी के जो रूल था उसको और 20 साल के लिए बढ़ा दिया। तो अब इससे क्या हुआ, कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, यानी अब तक क्या था, सिर्फ एक ही कंपनी थी जो इंडिया के ट्रेड को देख रही थी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और कोई दूसरी कॉम्पिटेटिव कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी ब्रिटिश या कहीं से जो जो compete कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, तो अब जो ट्रेड की जो मोनोपोली थी इंडिया के, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के और 20 साल से बढ़ा दिया गया। अब इससे क्या हुआ, अब इससे आपने और एक चीज की, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इस समय पे लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। ठीक है, अब उनको जो है आपने और पावर दे दिए। ठीक है, क्योंकि उनकी, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब गवर्नर बनाया गया था तो उनकी पहली शर्त यही थी कि हमको ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए। ऐसा ना हो कि जो काउंसिल है उसके पास ज्यादा पावर है और मेरे पास पावर ना हो। तो कहीं ना कहीं हमें और थोड़ा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जनरल के पावर को और आपने स्ट्रेंथन कर दिया। कमांडर इन चीफ को भी आपने बोल दिया कि वो काउंसिल का मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब एक एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का क्या बोलता है, इसने जो कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड पे, जो 20 साल के लिए दी गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के, अब इसको क्या कर दिया, कंपनी की जो मोनोपोली ट्रेड पे उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब ट्रेड की मोनोपोली खत्म करने से क्या होता है, ये होता है कि अब एक कॉम्पिटिटिव कंपनी भी आ सकती है इंग्लैंड से, जो कि compete कर सकती है और ट्रेड को कैरी आउट कर सकती है। ठीक है, और अभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली सिर्फ दो इसमें रहेगी, एक टी ट्रेड में और ट्रेड विद चाइना। बस इन दोनों चीजों में ही कंपनी की मोनोपोली रहेगी ट्रेड में। दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या कर दिया, आपने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी बुला लिया, कि क्रिश्चियन मिशनरीज को आपने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप जाइए, आप क्रिश्चियन धर्म को इंडिया में फैलाइए। आपने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एक जो अच्छा काम होता है वो क्या होता है, 1 लाख एन्युअली एजुकेशन के लिए एलोकेट किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि किस एक्ट से 1 लाख रुपए एनुअली एलोकेट किया गया एजुकेशन के लिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके अलावा हम और एक चीज देखते हैं कि ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे उनको अलाउ किया गया आपने कि आप आइए और आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, और ईस्ट इंडिया कंपनी की अब मोनोपोली नहीं रहेगी ट्रेड में, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, अब इस एक्ट का कुछ इंपॉर्टेंस क्या था, बिगिनिंग ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो कौन से एक्ट का इंपॉर्टेंस है बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, अब इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब क्या होता है, इस एक्ट ने क्या बोल दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बोल दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन बनता है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह बनते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी उसको खत्म कर दिया गया, और वो एक पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के बाहर निकलती है। ठीक है, अब जो लेजिस्लेटिव पावर जो थे, यानी जो लॉ मेकिंग पावर थे, उसको और सेंट्रलाइज कर दिया गया। तो अब लेजिस्लेटिव पावर को सेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है, जो भी लेजिस्लेटिव पावर जो थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, उससे ले लिए गए और वो पहुंचा दिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन, विलियम बेंटिक, अभी जो मैंने आपको बताया। उसके पास अब एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर होंगे, ना ही गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे के पास होंगे, ना ही गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर होंगे। तो इससे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन की एकदम और स्ट्रेंथन हो जाता है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, लॉ कमीशन एक्स्टेब्लिश होती है इस समय। क्या होती है, लॉ कमीशन एक्स्टेब्लिश होती है, और किसके अंडर, थॉमस बेबिंगटन मैकेले। ठीक है, जो लॉर्ड मैकेले जिनको हम बोलते हैं, तो उनके अंदर पहली लॉ कमीशन का एक्स्टेब्लिशमेंट होता है, किस एक्ट से, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसके अलावा और एक चीज जो इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इन प्रिंसिपल ये बोल दिया गया कि इंडियन जो है वो
एलिजिबल है। किस चीज के लिए एलिजिबल है? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसका मतलब क्या है? वो compete कर सकते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। पर याद रखना, ये सिर्फ प्रिंसिपल में था, ये एक्चुअल में हुआ नहीं। सिर्फ ये प्रिंसिपल में ऐसा बोल दिया गया कि हाँ, हम इंडियन को अलाउ करेंगे, पर दिक्कत ये हो गई कि बहुत ज्यादा क्या हुआ, अपोजिशन हुआ इस चीज का, कंपनी के तरफ से, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की तरफ से। तो इससे क्या होता है, ये जो प्रपोजल था कि इंडियन को भी अलाउ करो, उसको हटा दिया गया। ठीक है, इंडियन को जो अलाउ करो सिविल सर्विसेज में, उस प्रपोजल को हटा दिया गया। सिर्फ आपको प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जब जब हम एक्ट देते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो इसमें हम क्या देखते हैं? सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं। अब इसके बाद एक आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। क्या होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में? ये बेसिकली लास्ट चार्टर है, ये लास्ट चार्टर एक्ट है। तो अब तक कितने चार्टर एक्ट हो गए बताइए मुझे आप। सोचिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर गलती से आपको पूछ लिए जाए कि कितने चार्टर एक्ट थे, कितने काउंसिल एक्ट थे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या था? ये लास्ट चार्टर एक्ट था। इसने क्या किया, जो भी लेजिस्लेटिव फंक्शन थे और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे, उसको अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या था? हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल थी, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ठीक है, हमने जो सबसे पहले देखे थे कि उसमें 4 लोग थे, याद है आपको? फिर धीरे-धीरे अब वो एक्सपांड होती रहती है। फिर अब हम इसमें क्या देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल की जो जो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब उसके लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल जो होगी, अब उसमें एक लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग होगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग होगा। ठीक है, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एनलार्ज कर दिया गया, उसमें और ज्यादा मेंबर ऐड कर दिए गए। इसके अलावा क्या है, जो ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर लिया गया। तो जब आपको कोई पूछे कि ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज कब स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसका मतलब इंडियंस जो है वो compete कर सकते हैं वो सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। तो ये किस एक्ट से होता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। कंपनी रूल को एक्सटेंड कर लिया गया है, और इस बार कोई टाइम लिमिट नहीं बताएगी कि कंपनी रूल कब तक एक्सटेंड होगा। ठीक है, पहले हम देखते थे कि हर 20-20 साल तक ये लोग एक्सपांड कर रहे थे। ठीक है, चार्टर एक्ट को। ठीक है, जिससे कि कंपनी रूल को भी हम देखते हैं कि 20-20 साल के लिए वो बढ़ा रहे थे। पर इस साल बोल दिया गया कि चार्टर एक्ट के थ्रू कंपनी रूल को एक्सपांड कर दिया गया, पर इनडेफिनेट पीरियड। अभी आपने टाइम नहीं बताया कि कितने साल तक। ठीक है, अब इस एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है? एक मैरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज की यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, अब इसके बाद आप आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये भी याद रखना कि कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वगैरह। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली ये करता क्या है? 1857 में क्या होता है, कौन सी बैटल होती है बताइए मुझे, क्या होता है 1857 में? थोड़ा सोचिए, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? रिवॉल्ट ऑफ 1857। आप सबने सोचा, आपने कभी कभी सुना होगा कहीं ना कहीं, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें सुना होगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, जो सावरकर जी ने क्या बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये चीज उनको बोली थी। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने क्या किया, कंपनी के रूल को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके चलते कंपनी रूल को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया जाता है। और अब जो है पूरी तरह से जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। किसके पास चला जाएगा पूरी तरह से पावर? ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा। और जो ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल था, उसको कंटिन्यू किया, बस उस गवर्नर जनरल को आपने बोल दिया वॉइस रॉय। वॉइस रॉय का मतलब क्या होता है? वॉइस रॉयल्टी। वॉइस रॉयल्टी का मतलब क्या है? जो कि क्राउन को रिप्रेजेंट करता है, ब्रिटिश, जो आपका इंग्लैंड का जो किंग है या फिर क्वीन है, उसको जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया में, हम उसको बोलते हैं वॉइस रॉय, वॉइस रॉयल्टी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गया? वॉइस रॉय बन गया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वॉइस रॉय थे। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम इस एक्ट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग क्या बने? पहले वॉइस रॉय बनते हैं। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया भी क्रिएट होती है। क्या? ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और इसको असिस्ट करेगी एक काउंसिल जो कि 15 मेंबर की होंगी। ठीक है, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है, ये बेसिकली कहाँ का होगा? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का होगा। ठीक है, और ये देखेगा आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया किस एक्ट से आता है, ये जो ऑफिस आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, किस एक्ट से आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसको असिस्ट करेगी एक काउंसिल जो कि 15 मेंबर की होगी, और जो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होगी।
सिर्फ एडवाइस करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब इस एक्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? क्राउन रूल की शुरुआत होती है। ठीक है। अब इसके बाद आता है काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या होता है? इंडिया, जो भी इंडियंस थे उनको नॉमिनेट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब मैंने आपको ऊपर ही बताया था, लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग से, जुडिशियल अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग से। अगर आपको याद होगा तो बताओ मैंने किस एक्ट में बताया था। ये देखिए क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या बोला था? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं ये जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, उसमें क्या होगा, इंडियन को भी नॉमिनेट किया जाएगा इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। इंडियंस को भी नॉमिनेट किया जाएगा इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इलेक्ट नहीं किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है। और जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, एक पोर्टफोलियो जैसे आप हम देखते हैं कि अभी एक डिफेंस का एक पोर्टफोलियो होता है। अगर हम मिनिस्ट्री में देखेंगे, होम मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। तो ये जो क्या है, अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था जो लॉर्ड कैनिंग ने लेके आया था, अब उसको एक प्रॉपर तरीके से एक्स्टेब्लिश कर दिया गया कि हाँ ये पोर्टफोलियो सिस्टम अब से लागू हो जाएगा और ये कंटिन्यू रहेगा। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो लॉर्ड कैनिंग ने लेके आया था उसको रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे जो कि ले लिए गए थे, किससे? गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास। कौन से एक्ट से ले लिए गए थे? बताइए, कौन से एक्ट से सेंट्रलाइजेशन हुआ था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ था? बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हुआ था। लेजिस्लेटिव पावर जो गवर्नर था बॉम्बे और मद्रास से, जिन जो भी उनके लेजिस्लेटिव पावर थे, वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने ले लिए थे। ठीक है। अब उसको जो है वापस से प्रोविंसेस को उनके जो लेजिस्लेटिव पावर थे, जो लॉ मेकिंग पावर थे, वो वापस से कर दिए गए। इसके अलावा गवर्नर जनरल को एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दे दिए गए। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है? जब भी, अगर आप अभी के सिचुएशन में देखें, जब भी लोकसभा या फिर राज्यसभा सेशन में नहीं है, ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं चल रही है, उनकी असेंबली नहीं चल रही है, तो क्या होता है, उस समय पर अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर आ गया जिसमें लॉ बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ गया, तो क्या होगा, गवर्नर तब एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 था, इसमें जो है एक गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दे दिया गया है। याद रखो कब का ये एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर था गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। और डिसेंट्रलाइजेशन की भी शुरुआत कहाँ से होती है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है। और इसके अलावा जो इंडियंस थे वो एंटर होते हैं लॉ मेकिंग बॉडीज में। इसके अलावा आता है एक इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या होता है, जो भी ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो मेंबर्स थे वो और बढ़ा दिए गए। ठीक है। अब मेंबर्स बढ़ा दिए तो अब क्या होता है, आप जो है बजट को डिस्कस कर सकते हो और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। क्या कर सकते हो? बजट को डिस्कस भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, पर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। इसका मतलब, सपोज मैं अगर सपोज कोई फाइनेंस मिनिस्टर है तो मैं उसको पूछ सकता हूँ कि आपने ये फलाना टैक्स क्यों लगाया, बस मैं इतना पूछ सकता हूँ। अब मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूँ कि नहीं आपने यहीं पे क्यों लगाया, इतना ही टैक्स क्यों लगाया, ऐसा नहीं। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बजट को डिस्कस कर सकता हूँ। और इसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस होते हैं, पर बेसिकली इसको हम क्या बोलते थे ऑफिशियली, हम इसको रिकमेंडेशन बोलते थे। तो इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में 1892 में बेसिकली क्या क्या होता है? पहली बात, मेंबर इंक्रीज हो गया। दूसरी बात, आप बजट को डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की भी शुरुआत होती है। अब इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है, इसने क्या किया, इसने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया। तो ये याद रखना कि सेपरेट इलेक्टोरेट कब आती है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है। जो हम बेसिकली बोलते हैं ना कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, तो जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स थे उनमें ये जो जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स आता है। ठीक है। इसमें इसके अलावा क्या होता है, काउंसिल की जो मेंबरशिप थी उसको और बढ़ा दिया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जो मेंबरशिप थी उसको और बढ़ा दिया, उसको और एक्सपांड कर दिया। इंडियंस को भी अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया, पहली बार हुआ ये।
और कौन पहले मेंबर थे इंडिया के, कौन ऐसे सदस्य थे जिनको पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया, कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले इंडियन थे जिनको वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया था। और इस तरीके से जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 का, उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, समझा आपको? इसके अलावा अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे? पहली बात थी, प्रोविंसेस जो थे, प्रोविंसेस क्या थे? देखो, कंपनी तो सेंटर में रूल कर रही है, पर अलग अलग प्रोविंसेस भी है। कौन से? सेंट्रल प्रोविंसेस है, ठीक है, मद्रास हो गया आपका, बंगाल वगैरह, ये जो सारे प्रोविंसेस हो गए। ठीक है, अब इस प्रोविंसेस में क्या किया है इन्होंने? डायरकी लेके आई। डायरकी का मतलब क्या था? जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, अब सब्जेक्ट्स यानी क्या होता है? देखो, आज की तारीख में अगर मैं इसको देखूं, तो सेंट्रल, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सेंट्रल लिस्ट में, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और जो भी सब्जेक्ट्स है स्टेट लिस्ट में, उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ठीक है, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन को मैं अब अभी के ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से मैं कंपेयर करूं, तो अब क्या होता है? प्रोविंसेस में डायरकी लेके आते हैं। डायरकी मतलब क्या होता है? जो प्रोविंसेस में जो सब्जेक्ट्स होंगे, जिसपे जो है वो लॉ बना सकेगी, वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक होता है रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसमें क्या था? उसमें जो जो लेजिस्लेटिव काउंसलर थे उनकी क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी मेंबर्स थे। ठीक है, और एक रिजर्व सब्जेक्ट थे, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे वो उस पे लेजिस्लेट कर सकते थे। ठीक है, और रिजर्व सब्जेक्ट में जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी लॉ बनाएगी, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी लेजिस्लेटिव को। ठीक है, तो इसी से क्या होता है? डायर की पहली बार आती है प्रोविंसेस में। सब्जेक्ट्स जो है, सब्जेक्ट्स यानी ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है जिस पे लॉ बनाया जा सकता है, उसका डिवीजन होता है दो हिस्सों में, एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक होता है रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है? बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल। अब बाय कैमरल का मतलब क्या होता है? देखो, आज हम देखते हैं सेंटर में क्या है? लोकसभा है और राज्यसभा है। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा क्या है? ये बेसिकली बाय कैमरलिज्म दिखाता है। ठीक है, तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर एस्टेब्लिश की गई। इसके अलावा क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। तो किस एक्ट से पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोडक्शन होता है। किस एक्ट से डायरेक्ट आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कौन से? ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिवर्स सब्जेक्ट्स। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना होती है। कब? 1926 में। पर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाएगी, ये किस एक्ट में बोला गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके अलावा क्या था? जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, जो कि हमने देखे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में, जो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, उस सेपरेट इलेक्टोरेट को आपने और एक्सपांड कर दिया। अब आपने सिख्स को, जो सिख थे, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, यूरोपियंस को दे दिया, क्रिश्चियंस को दे दिया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया, उनको आपने क्या दिया? सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हो गया? एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ये एक ऑफिस एस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, कौन सा ऑफिस एस्टेब्लिश कर दिया गया? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। और ये किस एक्ट से होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इस एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है एक प्रोविंसेस में, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उनकी एक एक शुरुआत होती है प्रोविंसेस में। अब इस पे अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, अब इसमें क्या था? ये जो है एक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है बिफोर द इंडिपेंडेंस, बहुत बड़ा एक्ट है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसने बेसिकली क्या किया? जो प्रोविंसेस थे आपके अलग अलग, उसको ऑटोनॉमी दे दी। अब ये क्यों होता है? देखो क्या होता है, साइमन कमीशन आती है, साइमन गो बैक, ये नारे आपने कभी ना कभी हिस्ट्री में सुने होंगे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो साइमन कमीशन 1927 में एक्स्टेब्लिश होती है। अब ये क्यों एक्स्टेब्लिश होती है? कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है, आप उसको रिव्यू करो एक बार, कि वो सही से काम कर रहा है क्या। अब साइमन कमीशन आती है, अपने उस एक्ट को रिव्यू करके अपनी एक रिपोर्ट देती है। अब उस रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है।
ठीक है, अलग अलग 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो सार निकल के आता है, जो मेन मुद्दा निकल के आता है, वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इसने क्या किया, जो भी प्रोविंसेस थे उसको ऑटोनॉमी दे दी। ठीक है। इसके अलावा जो डायरकी थी, अभी आपने देखे ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, तो ये जो डायरकी थी उसको खत्म कर दिया गया प्रोविंसेस से, और इस जो डायरकी जो थी इसको लेके आया गया अपने सेंटर में। ठीक है, यानी प्रोविंसेस से डायरेक्ट डायरकी को हटा के आपने सीधा सेंटर में लेके आए। पर ये जो है सेंटर में जो ये डायरकी आपने लाने की कोशिश की, एक्चुअल में कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है। अब इसके अलावा क्या क्या होता है, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की एक कोशिश होती है। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होगा, सेंटर होगी, प्रोविंसेस होंगे, प्रिंसली स्टेट्स होंगे। तो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अभी हम देखते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर है प्रॉपरली। तो वैसे एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की उस समय स्थापना की एक एक कोशिश की गई थी। और इसके अलावा जो जो भी सब्जेक्ट्स थे, यानी जिसमें जो गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है, हम उसको सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में। एक था फेडरल लिस्ट, एक था प्रोविंशियल लिस्ट, और एक था कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो लॉ बना सकती है। जो प्रोविंसेस थे उसकी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें वो जो लॉ बना सकती है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। पर आपको याद रखना है कि अगर दोनों लॉ बनाएंगे तो लॉ किसका प्रिवेल होगा, फेडरल का। ठीक है। इसके अलावा एक फेडरल कोड भी बना दिया गया। ठीक है, फेडरल कोड की एस्टेब्लिश होती है। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट होती है, याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर होती है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशंस की भी एस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था, पिछले स्लाइड में क्या बताया था कि बायकैमरलिज्म आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पर बायकैमरलिज्म यानी लोकसभा राज्यसभा जैसा होता है ना, तो वो किस में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पर वो सेंटर में आया था। अभी इन्होंने क्या कर दिए, बायकैमरलिज्म को प्रोविंसेस में ला लिया और सेंटर से हटा दिया। ठीक है। तो बायकैमरलिज्म इन द प्रोविंसेस लेके आए, कुछ कुछ प्रोविंसेस में, हर प्रोविंसेस में नहीं। ठीक है। इसके अलावा एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी का भी एस्टेब्लिशमेंट होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान को आजादी मिलती है, दो अलग अलग कंट्रीज की स्थापना होती है। ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कंट्रोल था इंडिया पे वो खत्म हो जाता है। जो एक ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी था, जो कि बना था कौन से एक्ट से, याद करो 1858 में कौन सा एक्ट आया था। ठीक है। तो जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी था उसको एबॉलिश कर दिया गया। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ठीक है, जिसकी पहली मीटिंग होती है 9, कब बताओ, कल ही मैंने आपको बताया था, 1946 दिसंबर 9, याद है आपको। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग होती है, तो उस हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी स्थापना होती है। कौन से प्लान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, कैबिनेट मिशन प्लान जब आता है ना, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना होती है। इसके अलावा गवर्नर जनरल बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे दे वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट को आपने आजादी दे दी, या तो आप इंडिया को ज्वाइन करो या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करो। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रिटिश रूल की अंत हो जाता है, इसमें ब्रिटिश रूल का अंत हो जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम मेमोरी, यानी मैं एग्जाम के हिसाब से मैं आपको एक थोड़ा मेमोरी चार्ट देता हूँ। कैसे, अब देखो 1773 में क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश होता है। 1781 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पावर को लिमिट कर दिया गया। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन था, अब गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल पे नहीं लगेगा। अब 1784 के एक्ट में क्या होता है, जो ड्यूअल ड्यूअल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट होती है, ड्यूअल गवर्नमेंट का स्टार्ट होता है, जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शन देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलिट्री
आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखेंगे तो ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना एक्ट ऑफ 1784। इसके अलावा 1793 का जो एक्ट था उसने क्या किया, कंपनी के चार्टर को और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के जो एक्ट था उसने क्या किया, कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड पे उसको खत्म कर दिया। ठीक है, और अब सिर्फ मोनोपोली किस चीज में रहेगी, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, इसके अलावा 1 लाख एजुकेशन के लिए दे दिया गया, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया। ठीक है, अब जो चार्टर एक्ट था जो 1833 का, अब इसने क्या बोला, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी डेसिग्नेशन कर दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और कंपनी का जो ये जो था कि एक, अब वो कमर्शियल फंक्शन आपके कम करके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे ज्यादा जोर देगी। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। अब 1853 के एक्ट में क्या होता है, ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज। तो ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें से ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब उसके बाद आता है 1858 का एक्ट। इस एक्ट ने क्या किया, कंपनी के रूल को खत्म कर दिया, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उस पोस्ट को हटा के उन्होंने बना दिया वॉइस रॉय। और वॉइस रॉय कौन बनते हैं पहले, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब इसके अलावा 1861 में क्या होता है, इंडिया नॉमिनेटेड टू काउंसिल और पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, अब काउंसिल में इंडियंस को भी नॉमिनेट किया जाएगा, राजा ऑफ बनारस, ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये जो थे इनको नॉमिनेट किया गया था। तो ये कब हुआ था, चार्टर एक्ट ऑफ 1861 से। ठीक है, और इसके अलावा जो पोर्टफोलियो सिस्टम जो लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे उसको एक रिकॉग्निशन मिलती है एक्ट ऑफ 1861 से। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक्ट ऑफ 1892 था, अब इसमें क्या होता है, बजट डिस्कशन का पावर दे दिया जाता है इंडियंस को, और इनडायरेक्ट इलेक्शन की भी शुरुआत होती है। इसके अलावा 1909 के एक्ट से क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स प्रोवाइड किया जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट की स्टार्टिंग होती है। एक्ट ऑफ 1919 से क्या होता है, डायरकी की शुरुआत होती है। डायरकी कहाँ पे, प्रोविंसेस में, यस प्रोविंसेस में, सेंटर में नहीं, डायरकी एट द प्रोविंसेस। और इसके अलावा बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म कहाँ पे, सेंटर पे, ना कि प्रोविंसेस पे। अब इसके अलावा जो एक्ट था 1835 का, 1835 के एक्ट में क्या होता है, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाती है। इसके अलावा 3 लिस्ट, ठीक है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट की एस्टेब्लिशमेंट होती है, और फेडरल कोर्ट की भी स्थापना होती है। इसके अलावा आरबीआई भी एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, एक्ट ऑफ 1935। और इसके बाद आता है एंड में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है, एंड इसमें सारे क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन।